कल हम लोगों ने भारतीय प्राचीन इतिहास के जानने का स्रोत पढ़ ही रहे थे, जिसमें हम लोगों ने भारत के पुरातत्व संबंधी ज्ञान को अर्जित किया। इसके बाद में हम लोगों ने सिक्के अर्थात मुद्राएं तथा स्मारक चिन्ह को भी जाना अच्छी तरीके से कि इनका भारतीय इतिहास को समझने में क्या रोल रहा। मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण से कैसे हमें पता चलता है, तो हमारे पास है भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत। हमारे पास स्रोत क्या है? साक्ष्य। स्रोत में हम लोगों ने देखा एक पुरातत्व साक्ष्य। दूसरा हम लोगों ने अध्ययन किया, दूसरा हमको अध्ययन करना है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण के बाद में हमें अगले नंबर पे देखना है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। तो ये हमने जान चुके हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में हमने 3 चीजें बताया है। नंबर 1 हमने बताया है अभिलेख, जिसमें बोगजकोई अभिलेख समेत अनेक अभिलेखों पर हमने चर्चा किया है। बोगजकोई अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विश्व का सबसे पुराना अभिलेख है और भारत का भी सबसे पुराना अभिलेख माना गया है। मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। इसमें ऋग वैदिक 4 देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य अर्थात नासत्य को अश्विनी कुमार भी कहते हैं का उल्लेख मिलता है। इस बोगजकोई अभिलेख से हमें ऋग्वेद की तिथियों का अनुमान पता लगता है, जो 1400 ईसा पूर्व के लगभग लिखा गया था। अभिलेख के साथ साथ हमने मुद्राएं अर्थात सिक्के, इनके बारे में अध्ययन किया। तीसरे नंबर पे स्मारक, जिसमें मंदिर, स्थापत्य, स्तूप, अनेक प्रकार के इनका भी अध्ययन कर लिया। अब हमारे पास आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण को इसको हमें पढ़ना है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं और इसे पढ़ना है। इसके बाद में हम इसका नंबर लेते हैं, तो हम इसको हटा देते हैं। हमारे पास यह जो है पुरातन संबंधी जो साक्ष्य हैं, इसे मैं हटा देता हूं और मैं अब आगे इस टॉपिक पर चर्चा करता हूं। ये हमारे पास है क्या? विदेशी यात्रियों का विवरण। इसमें 3 हम लोग स्तर पर देखेंगे। 3 स्तर कौन कौन होंगे? एक होगा सबसे पहले यूनानी रोमन, जिन्हें क्लासिकल लेखक कहते हैं। यूनानी रोमन लेखक, इन्हें क्लासिकल भी कहते हैं। क्लासिकल लेखक है ना, एक इसको देखना है। दूसरे नंबर पे अगर बात किया जाए तो चीनी यात्री, जो चीन से लोग आए हैं यात्री, इनका विवरण क्या मिलता है। इसके साथ में अरबी यात्री, जो अरब प्रांत से लोग आए हैं, उनका विवरण हमें देखना है, क्या क्या उन लोगों ने दिया है। तो सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे हमने बताया कि विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी रोमन, जिन्हें हम लोग क्लासिकल लेखक के नाम से जानते हैं, इस पर चर्चा करना है। चीनी यात्री, अरबी यात्री, तो इन तीनों पर चर्चा करना। सबसे पहले हमारा ये सेगमेंट होगा यूनानी रोमन लेखक।
यूनानी रोमन लेखक सबसे पहले भारत में आते हैं, जिसमें हम लोग अगर इतिहास की बात करें, इतिहास के पिता अर्थात जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता या इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। ये हेरोडोटस कौन है? ये यूनानी रोमन लेखक हैं, यूनानी रोमन लेखक हैं हेरोडोटस। तो इस पर हम देखेंगे हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखा है, इनके पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। पूछा गया है हिस्टोरिका का लेखक कौन है? तो हेरोडोटस इतिहास के जनक कहे जाते हैं, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है ये इतिहास के जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। ये यूनानी रोमन है। इन्होंने पुस्तक जो लिखा है, इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। हालांकि इनका पुस्तक जो लिखा गया है अनुश्रुतियों और अफवाहों पर है। अनुश्रुतियों का मतलब क्या होता है? अनुश्रुति मतलब जो कोई सुन लिया दूसरे के कान से, उन्होंने कहा ये ऐसा ऐसा हुआ था, जो इन्होंने सुना हेरोडोटस महोदय ने, उसी को अपनी पुस्तक में इंडिया के बारे में लिख दिया और जगहों के बारे में लिख दिया। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका, जो अफवाहों और अनुश्रुतियों पर है। इसको हम हटा देते हैं, बाकी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्रोत में, साहित्यिक स्रोत बाद में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमारा ये रहेगा कि यूनानी रोमन लेखक में जनक कौन है इतिहास के? तो पहले नंबर पे हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस। इनकी पुस्तक का नाम अगर देखेंगे, इनके पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका ये पुस्तक है, इनके पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। इस पुस्तक से हमें भारत और फारस के संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। भारत और फारस के संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अर्थात भारत का संबंध, फारस, फारस का नाम आज वर्तमान में क्या है? ईरान। ईरान का पहले नाम क्या हुआ करता था? फारस। और इराक का नाम मेसोपोटामिया हुआ करता था। इराक का नाम पहले मेसोपोटामिया था, अब ईरान का नाम क्या है? फारस। क्लियर हो गया? तो हिस्टोरिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? हेरोडोटस द्वारा। हेरोडोटस इतिहास के जनक कहे जाते हैं। इस पुस्तक में भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख है। यह पुस्तक जो है अफवाहों और अनुश्रुतियों पर है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर हम जानेंगे, दूसरे अगर यूनानी रोमन की बात किया जाए, दूसरे कौन है? टेसियस। कौन है? टेसियस। टेसियस। ये टेसियस कौन है? ये ईरान के राजवैद हैं। ईरान के क्या हैं? राजवैद। राजवैद मतलब समझ में आ रहा हो सका सभी को, ये ईरान के क्या हैं? राजवैद हैं। इनका विवरण आश्चर्य कहानियों से भरा है। ऐसी ऐसी कहानी इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। इनके पुस्तक में अनेक चीज़ें आश्चर्य करने वाली हैं। अब जैसे आश्चर्य के रूप में ऐसे समझिए, जैसे कोई कह दिया कि वह व्यक्ति आकाश में चला गया, तो एक आश्चर्य की बात है। तो ऐसे ऐसे विवरण दिया है जो आश्चर्य है। आश्चर्य होने के कारण ये अविश्वसनीय हो गया है, इस पर विश्वास करना कठिन है। क्लियर हो गया? ये ईरान के क्या है? राजवैद हैं। तो इनका ये जानिएगा, टेसियस कहाँ के थे? ईरान के थे। ईरान के हैं और ईरान के राजा के क्या हैं? डॉक्टर थे, राजवैद थे। अगर तीसरे नंबर पे मैं बात करूं, तीसरे नंबर पे सिकंदर जो महान विश्व विजेता जो था, सिकंदर के साथ अनेक लोग आए थे। अनेक ये लोग कौन कौन आए थे सिकंदर के साथ में? नियारकस आए थे, नियारकस। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल मतलब अरस्तु, अरस्तु जैसा अरिस्टोटल मतलब अरस्तु से ही संबंधित है ना। तो जैसे अगर आपको बता दें, SPA, ये सुकरात है, सुकरात का शिष्य प्लेटो है और प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु। और अरस्तु के शिष्य कौन है? सिकंदर। ये सिकंदर है।
ये सुकरात दार्शनिक हैं। इनके सुकरात के शिष्य कौन है? प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु। और अरस्तु के शिष्य कौन है? सिकंदर। तो सिकंदर के साथ में उनके गुरु हो सकता आए रहे हों। तो अरिस्टोबुलस नाम अरिस्टोटल के नाम के लिए है। और क्या नाम उनके साथ में? आयनेसिक्रिटियस। कुल मिलाकर के सिकंदर महान के समय कई ऐसे लेखक आए जिन्होंने अपना विवरण लिखा। उनके विवरणों से भारतीय इतिहास को हम जानने में, एक भारतीय इतिहास को जानने में हमें सहायता प्राप्त होती है, आसानी होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो मेन महान अगर बात करेंगे, बहुत बड़े स्तर पे बात करेंगे, जब सम्राट अशोक का बात आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का बात आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे जो है बिंदुसार अर्थात अशोक के पिता, इनके समय में अगर बात करेंगे तो इनके समय में अनेक चीज़ें आती हैं मौर्य काल में। जैसे सबसे पहले अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज फेमस है। मेगास्थनीज आता है जिसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखा है। उस इंडिका में हम लोग विस्तार में आगे जब मौर्य वंश पढ़ेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हमारा जो एम होगा विस्तार से, आसानी से समझ होने लायक होगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो मेगास्थनीज पर हम देखेंगे क्या आता है। मेगास्थनीज क्या क्या सिस्टम रहा है। तो अगले नंबर पे हम चौथे नंबर पे बात करेंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, जो मेगास्थनीज है ये कौन है? ये भी यूनानी रोमन है। यूनानी रोमन का मतलब है यूनान के जो शासक हैं। ये कौन है? यूनान के शासक, यूनान का शासक। यूनान का शासक कौन है? सेलुकस निकेटर। यूनान का शासक कौन है? सेलुकस निकेटर। चाहे निकेटर कहे या नाइकेटर कह सकता है। सेलुकस निकेटर का ये क्या है? राजदूत है। ये क्या है? राजदूत। सेलुकस निकेटर ये शासक है, यूनान का शासक है। और इसका राजदूत कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा है। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। ये इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। ये कहाँ के शासक ने भेजा था? सेलुकस निकेटर ने भेजा था। यूनान का शासक है, राजदूत के रूप में। ये मौर्य सम्राट, मौर्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, काफ़ी समय तक रहा और इसने मौर्य समाज के प्रशासन, राजनीति के ढांचा के बारे में, सामाजिक ढांचा, धार्मिक गतिविधियों के बारे में लिखा है। इतिहास, मौर्यकालीन इतिहास जानने में हमें काफ़ी ज़्यादा इसकी पुस्तक इंडिका से पता चलता है। मौर्य शासन में इसने 7 प्रकार के समाज का वर्णन किया है। आगे हम विस्तार पर चर्चा करेंगे। वो 7 कौन कौन थे, 7 कौन कौन थे जिस पर इन्होंने अपनी पुस्तक के व्याख्यान किया है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा बिंदुसार आता है, बिंदुसार के समय में डाइमेकस आता है। कौन आता है? डाइमेकस। डाइमेकस ने अपनी पुस्तक, इसने भी लिखा डाइमेकस। अगर अगले नंबर पे बात करें तो डाइमेकस, डाइमेकस जो है ये किसके समय में आता है? बिंदुसार के समय में। बिंदुसार, बिंबसार नहीं है भैया, बिंबसार नहीं है, बिंदुसार है। तो बिंदुसार मौर्य सम्राट का राजा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और सम्राट अशोक का पिता। बिंदुसार के समय में डाइमेकस आता है। इसने भी अपनी पुस्तक लिखा। इसके भी पुस्तक से हमें जो है पता चलता है। ये किसने भेजा था? सीरिया का राजा, जो सीरिया का राजा था, सीरिया के राजा ने इसे भेजा था। किसने भेजा था? सीरिया के राजा ने। इसको हटा दिया जाए। तो इसको हम हटा देते हैं। सीरिया के राजा अगर बात करेंगे
सीरिया, सीरियन नरेश ने भेजा था। और सीरियन नरेश का नाम अगर देखेंगे, सीरियन नरेश का नाम क्या था? सीरिया के राजा का नाम अंतियोकस, अंतियोकस, सीरिया के राजा अंतियोकस ने इनके दरबार में, यानी कि बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत के रूप में भेजा था। इसका मतलब एक किस रूप में आए थे? राजदूत के रूप में आए थे। किस रूप में आए थे? राजदूत के रूप में आए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद में अगर देखेंगे बिंदुसार का जो बेटा है अशोक के समय में, अगर अशोक के समय में देखेंगे डायोनीसियस, डायोनीसियस देखेंगे, ये किसके समय में? मिस्र क्या है राजा, मिस्र का राजा है डायोनीसियस। ये किसके समय में आया है? डायोनीसियस अशोक के समय में आया है। मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत है। ये कौन है? मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस। कौन है? टालमी फिलाडेल्फस। टालमी फिलाडेल्फस के समय का ये है। कौन है? डायोनीसियस। इसी मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में इसे भेजा था। और ये किसके समय में आया है? सम्राट अशोक के दरबार में आया है। सम्राट अशोक, जिसे हम लोग अशोक महान कहते हैं, मौर्य वंश का राजा, इसी के समय में आया है। ये वही अशोक है जिसने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया, जिसने कलिंग युद्ध किया। हम आगे पढ़ेंगे इस पर विस्तार से। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, प्लिनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नेचुरल हिस्ट्री लिखा है। प्लिनी का नाम देखेंगे, नेचुरल हिस्ट्री। आगे हम लोग देखेंगे, प्लिनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। प्लिनी ने क्या लिखा है? प्लिनी की एक पुस्तक है। इनके पुस्तक का नाम अगर देखेंगे नेचुरल हिस्ट्री। ये नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक जो लिखा गया है, ये प्रथम शताब्दी ईस्वी की बात है। प्रथम सदी ईस्वी की बात है। प्रथम सदी ईस्वी में लिखा गया है। ये किसने लिखा? प्लिनी ने लिखा है। ये भी कौन है? यूनानी रोमन लेखक हैं। यूनानी रोमन लेखक हैं, अर्थात क्लासिकल लेखक हैं। इन्होंने प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसे लिखा है। एडी है ये नेचुरल हिस्ट्री। इसमें भारतीय पेड़ पौधों वनस्पतियों के बारे में, इंडियन जो ट्रीज हैं, इनके बारे में इन्होंने लिखा है पुस्तक। इनके पुस्तकों से भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा इनके अलावा इनका भी पुस्तक पूछा जाता है एग्जाम में। साथ में टालमी का नाम भी सुना होगा। एक इसके पहले हमने और पढ़ा था टालमी, वो टालमी फिलाडेल्फस थे, वो राजा का नाम है। और ये लेखक का नाम है टालमी लेखक का नाम। इन्होंने भारत का भूगोल पुस्तक लिखा। भारत का भूगोल ये पुस्तक लिखा है। भारत का भूगोल पुस्तक का लेखक कौन है? ये टालमी साहब ने लिखा। इन्होंने लिखा टालमी, दूसरी शताब्दी में लिखा है। कब लिखा है? दूसरी, यानी कि दूसरी सदी ईस्वी में लिखा है। दूसरी सदी ईस्वी मतलब एडी में लिखा है, बीसी नहीं है। दूसरी सदी ईस्वी में इन्होंने लिखा। टालमी ने भारत का भूगोल, ये भी पुस्तक पूछा गया, कई बार लिखा गया। अब इससे ज़्यादा अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करें तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, है ना, पेरिप्लस ऑफ द, ये इनके अलावा अगर ये भी पूछा जाता है, टालमी का भी पुस्तक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इरीथ्रियन सी, ये पुस्तक है। इस पुस्तक का लेखक, ये क्या है? पुस्तक है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट है। इस पुस्तक का लेखक पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इस पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का नाम क्या है? इसको लिखा है विल्फ्रेड एच शार्प ने। किसने लिखा है? विल्फ्रेड। उसके बाद में क्या है? एच शार्प, ये लेखक हैं। कौन है? लेखक हैं। इनका नाम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी ये पुस्तक है। इस पुस्तक का लेखक विल्फ्रेड एच शार्प। तो इनके भी पुस्तक से हमें इतिहास को समझने में सहायता मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? या इसमें ये बताया गया, या ये तो यूनानी लेखक हैं, या तो ये व्यापारी हैं। इनके बारे में विद्वानों में, इतिहासकारों में मतभेद है कि ये लेखक हैं या व्यापारी हैं यूनान के। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे चीनी यात्री का विवरण। चीनी यात्री के विवरण में हम देखेंगे क्या, चीनी यात्रियों का हम विवरण देखेंगे। चीनी यात्रियों का विवरण, जो चीनी यात्रियों ने अपना विवरण दिया है, इनके विवरण में हमें क्या चीज़ दिखाई देता है? इनके विवरण में हमें क्या चीज़ दिखाई देता है, इस पर हम लोग देखेंगे चीनी यात्री का विवरण। चीनी यात्री में अगर देखेंगे, सबसे पहले अगर कोई आता है तो फाहियान आता है। फाहियान, ये फाहियान किसके दरबार में आया था? फाहियान किस लिए आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त का नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य गुप्त वंश के राजा के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब है ये गुप्त वंश का शासक है। गुप्त वंश के समय में आया था। चंद्रगुप्त का समय जो है 375 से 415 बताया गया है। ये 375 से 415 के बीच में ये शासन करता है, ईस्वी है। इसी के समय में ये फाहियान चीनी यात्री आया है और इसने मध्य प्रदेश की प्रशंसा किया है। मध्य प्रदेश जो मध्य वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश मतलब इस समय मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रहा है, जो मध्य प्रदेश मध्य वाला जो क्षेत्र है, कुल मिला के मध्य प्रदेश भी में आएगा और मगध भी आएगा, वही मध्य क्षेत्र है, उसकी भूरि प्रशंसा किया है इसके समय का। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे दूसरे नंबर पे फाहियान के बाद में कौन आता है? सुंगयुन के विवरणों से भी हमें जानकारी मिलता है। इसने भी जो है 518 में भारत आया था। 518 ईस्वी में भारत आया और लगभग 3 वर्ष तक भारत रहा। 3 वर्ष तक जो है भारत रहा। 3 वर्ष तक भारत में इसने निवास किया, रहा, घूमा, भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान जो जो देखा वो अपने यात्रा वृत्तांत में लिख डाला। इसके नंबर पे देखेंगे ह्वेनसांग, है ना? ह्वेनसांग ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका नाम युआन च्वांग, इसका नाम क्या है? युआन च्वांग। अगर दूसरा नाम देखेंगे, वास्तव में नाम क्या है? युआन च्वांग। इसका नाम है ह्वेनसांग का। ये हर्षवर्धन के समय में आता है, जब राजा हर्षवर्धन गद्दी पर रहते, कन्नौज को संभालते हैं, कन्नौज राजधानी हुआ करती थी। आगे हम लोग हर्षवर्धन पढ़ेंगे, वहाँ पे मिलेगा विस्तार में। तो हर्षवर्धन के समय में आया है, 629 ईस्वी में आया था। कब आया था? 629 क्या 29 ईस्वी में आया था हर्ष के दरबार में और 16 वर्ष तक रहा भारत में। 629 ईस्वी में आया, है ना? 629 ईस्वी में आया भारत में और लगभग कितने वर्ष रहा? 16 वर्ष तक रहा। 16 वर्ष तक भारत में इसने निवास किया, रहा। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में
नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए मेन उद्देश्य से आया था, लेकिन उसके पढ़ने के बाद में हर्ष के दरबार में कुछ दिन रहता है, फिर पूरा भारत भ्रमण करता है। बाकी हम लोग विस्तार में देखेंगे। इसने इनकी एक पुस्तक लिखा गया ह्वेन-सांग की जीवनी। ह्वेन-सांग की जीवनी जो है एक पुस्तक लिखा गया है। ये लिखा ह्वेन-सांग का मित्र था, ह्वेन-सांग का मित्र, और उसके मित्र का नाम था हवीली। इनकी जीवनी एक पुस्तक लिखा ह्वेन-सांग की जीवनी। ह्वेन-सांग की जीवनी ये पुस्तक है। और ये ह्वेन-सांग की जीवनी किसने लिखा है? इन्हीं का एक मित्र है हवीली। ये हवीली कौन है? ये ह्वेन-सांग का मित्र है। इन्हीं का क्या है? ह्वेन-सांग का मित्र है। क्या है? मित्र हवीली। इन्होंने ही ह्वेन-सांग का मित्र जीवनी लिखा है। तो एक पुस्तक तो ये ह्वेन-सांग का हो गया। इसके अलावा इतिसंग, इतिसंग भी आते हैं। इतिसंग पे अगर हम देखेंगे कौन है? इतिसंग, इतिसंग भी आते हैं। इतिसंग के अलावा अगर देखेंगे, ये नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी इसने भी अध्ययन किया है। इसके इतिहासों से भी ये चीनी यात्री है। साथ में जो है चाउ जू कुआं, चाउ जू कुआं, चाउ जू कुआं भी चीनी यात्री है। इसके भी पुस्तक से हमें भारत के इतिहास को समझने में जानकारी प्राप्त होती है। चाउ जू कुआं के अलावा अगर हम बात करें, मा त्वान लिन, मा त्वान लिन, मा त्वान लिन भी जो है ये भी आते हैं, अपना यात्रा विवरण देते हैं। और एक चीज़ और है, जो चीनी यात्री जितने भी आए, जितने भी यात्री आए चीनी यात्री, ये भारत को किस नाम से पुकारते थे? भारत को क्या कहते थे? भारत को ये लोग क्या कहते थे? भारत को ये लोग कहते थे इन तू, YIN, इन तू, यानी कि ऐसे इन तू, इन तू के नाम से पुकारते थे। भारत को भारत नहीं कहा पाते थे, भारत को इंडिया नहीं कहा पाते थे, इन तू कहते थे। अगर ये आ जाए एग्जाम में, चीनी यात्री भारत को किस नाम से पुकारते थे, किस नाम से जानते थे? इन तू के नाम से जानते थे। क्लियर हो गया? अब एक हम और देखेंगे, यूनानी रोमन हो गया, चीनी यात्री हो गया। अब एक और देखेंगे, अरबी यात्री। अरबी जो यात्री हैं उनका विवरण हमें क्या मिलता है? अभी एक हमें इतिहास जानने का स्रोत बता रहे हैं। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चर्चा जिससे आता जाएगा और इसे हम लोग अध्ययन करते जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अरबी लेखक जो आए हैं, अरब से लोग जो आए हैं, अरबी लेखकों ने, अरबी जो लेखक आए हैं इन्होंने क्या पुस्तक लिखा है? इनके पुस्तकों में अगर बात करें, अरबी लेखक जो आए हैं इनमें सबसे पहले नाम निकल के आता है अल-बरूनी का। अल-बरूनी, अल-बरूनी का नाम निकल के आता है। ये अल-बरूनी कौन है? अल-बरूनी, तो अल-बरूनी जो है, थोड़ा साफ लिख देते हैं, स्पष्ट नहीं है। अल-बरूनी, अल-बरूनी जो है एक ख्वारिज्म का है, ख्वारिज्म में का रहने वाला है। और इसने पुस्तक जो लिखा है, इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, किताबुल हिंद, अर्थात इसी को हम लोग दूसरा रूप दे सकते हैं तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, या इसी को दूसरा नाम दे सकते हैं भारत की खोज, भारत की खोज। अगर ये पूछा जाए किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इनका नाम हो जाएगा अल-बरूनी। अल-बरूनी कौन था, किसके समय आया था? अल-बरूनी देखेंगे जब भारत में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ ही ये आया था। हालांकि महमूद गजनवी का देखेंगे सरकारी इतिहासकार जो बनता है वो उतबी रहता है, लेकिन ये भी है
लेखक ही है, साथ में आया है। एक भाषाओं का ये ज्ञाता नहीं है अलबरूनी। अलबरूनी गणित का, विज्ञान का, समाजशास्त्र का, राजनीति का, दर्शन शास्त्र का और वैध भी एक हिसाब से कई विषयों का, खगोल शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का, कई विषयों का ज्ञाता ये अलबरूनी, जिसने किताबुल हिंद लिखा है। इसने उस समय, चूंकि जब महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था, उस समय अगर भारत में देखेंगे, ये राजस्थान पूरा का पूरा इतना जो क्षेत्र है, यहाँ पे राजपूत संस्कृतियाँ ज़्यादा थीं। राजपूत लोग का बोलबाला था, और राजपूत का मतलब हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म का मतलब ब्राह्मण धर्म। तो इसने लिखा है अपनी पुस्तक में, इस समय राजपूत के समय संस्कृति कैसी थी, सामाजिक जीवन, आर्थिक, राजनीतिक कैसा था, धार्मिक कैसा था। और इसने बताया कि हिंदू धर्म का बोलबाला था, बौद्ध धर्म लगभग समाप्त के कगार पे था। इसने अपने पुस्तक में ऐसा लिखा। कुल मिलाकर के भारतीय संस्कृति को जानने समझने में अलबरूनी की पुस्तक है। इस पुस्तक से हमें जानकारी पर्याप्त मात्रा मिलती है। और इसके समय में इसने अपनी पुस्तक में लिखा है, इसके समय में इसने लिखा है कि भारत में बनारस तथा काशी, बनारस तथा काशी नहीं, कश्मीर, कश्मीर, बनारस के स्थान पे हम लोग काशी भी लिख सकते हैं, लेकिन काशी का जिक्र नहीं है, इसलिए बनारस कहेंगे। तो बनारस और कश्मीर दो स्थानों का जिक्र किया है। और इसके अनुसार जो है ये दो स्थान शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। शिक्षा का मतलब जो है प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और यह जो है इसका दुर्भाग्य था कि ऐसे शिक्षा केंद्र के स्थान पर नहीं जा सका। इसने लिखा, मैं दुर्भाग्यवश ऐसे शिक्षा केंद्रों पर नहीं जा सका। तो बनारस और कश्मीर का जिक्र किया है इस तरीके का। इसके अलावा अगर देखेंगे, ख्वारिज में, खीवा में इसका जन्म हुआ है। और ये इसी के साथ में अगर देखेंगे, फरिश्ता भी है, उतबी भी है, निजामुद्दीन है, अल मसूदी हैं, कई ऐसे लेखक आए जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखा। आगे हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे अनेक इस प्रकार के। अलबरूनी के बाद में महमूद गजनवी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, मोहम्मद गोरी है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, और लोग जैसे आते जाएंगे, मुस्लिम आक्रांता आते जाएंगे, अनेक लेखक आएंगे। तो मध्यकालीन में देखेंगे, अभी इसमें इतना ही। इसके अलावा देखेंगे मिनहाजुस सिराज देखेंगे। मिनहाजुस सिराज ने तबकात नासरी लिखा है, मध्यकालीन लेखक हैं। मिनहाजुस सिराज ने यानी कि तबकात नासरी लिखा है। उसके बाद शेख अब्दुल्ला हसन हैं। ऐसे कई लेखक आते हैं जिनसे, जो अरबी लेखक हैं, इनके अरबी लेखकों से मार्को पोलो है, या तारानाथ की नाम देखेंगे, तिब्बती लेखक। तिब्बती लेखक कौन है? तारानाथ। तारानाथ तारानाथ ने जो है पुस्तक लिखा है। इनकी पुस्तक का नाम बहुत पूछा जाता है, फेमस है, कंगयूर। कंगयूर और तंगयूर। तंगयूर ये दो पुस्तक है। कंगयूर और तंगयूर दो पुस्तक लिखा है। तिब्बती लेखक है तारानाथ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कंगयूर ये किसका लेखक है? तारानाथ का है। या तंगयूर किसका है? तारानाथ का है। क्लियर हो रहा है? तो तिब्बती लेखक है। इनकी पुस्तकों से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में सहायता मिलता है। अब मेंस में ध्यान देना है, इतना जितना मैंने बताया सब नहीं लिखना है। मेंस में कहीं कहीं का जो मेन पॉइंट लगे प्रश्न के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन मेन को पुट करके लिख देना है। एकदम सटीक पॉइंट लिखना होता है। मेंस में सटीक पॉइंट एकदम बहुत टू दी पॉइंट लिखना होता है। पॉइंट में लिख दीजिए। पैराग्राफ बनाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। फिगर भी दीजिए, फिगर बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रीलिम्स में, कोई भी प्रीलिम्स है तो उसमें ये सब पूछा जाता है। तंगयूर किसकी पुस्तक है? तारानाथ की। या किताबुल हिंद पूछ लिया, तहकीक हिंद या भारत की खोज, तीनों तो नहीं पूछेगा। तीनों नहीं पूछेगा, उनमें से कोई एक पुस्तक किसने लिखा है, ये किसके समय में आया है? महमूद गजनवी के समय में लेखक था, कई विषयों का ज्ञाता था। ख्वारिज में खीवा जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें यहाँ पे इसका जन्म हुआ था। तो कई ऐसे हमारे पास हैं। अब आ गया
चीनी यात्री भारत को किस नाम से जानते थे? अभी मैंने बताया इन तू के नाम से जानते थे। ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग का नाम क्या नाम है पूरा नाम? तो युवांग चुवांग नाम है, भी मैंने बताया। अपना यात्रा विवरण दिया है। कितने वर्ष भारत में रहा ह्वेनसांग? 16 वर्ष रहा। स्टेप बाय स्टेप और आगे हम लोग पढ़ेंगे, कब आया, कैसे आया, क्या क्या वर्णन दिया है। हर्षवर्धन ने या फाहियान जो आया, फाहियान किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, मैंने बता दिया है। तो यह जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? मैंने बताया टालमी ने लिखा है। प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखा? पहली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री लिखा है ना। ऐसे कई मैंने पुस्तक बताया। और किसकी पुस्तक आ गया? अनुश्रुतियों पोहाओं पर है, तो हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस उसकी पुस्तक है। और अशोक के समय में कौन आया? डायोनीसियस आया है। डायोनीसियस कहाँ के राजा का राजदूत है? मिस्र के जो राजा है टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत है। या बिंदुसार के दरबार में कौन आया है? डाइमेकस आया है, वो कहाँ का? सीरिया का नरेश अंतियोकस का राजदूत है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? बताइए, आप लोग तो देख रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया है? इतना आसान, बेसिक है कि नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया है? मेगास्थनीज आया है, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखा है। उसमें भारत मौर्यकालीन 7 समाज का वर्णन किया है। इंडिका से इंडिका एक चीज और है। अब आ गया निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ए में दे दिया गया इंडिका अपने मूल अवस्था में नहीं प्राप्त है। सही या गलत? इंडिका तो आपने पढ़ा है, इंडिका मेगास्थनीज, लेकिन दे दिया इंडिका अपने मूल अवस्था में नहीं प्राप्त है। इंडिका से हमें मौर्यकालीन 5 समाज के वर्णन का उल्लेख मिलता है। क्लियर हो गया? तो 5 नहीं है, 7 हमने बताया। इंडिका अपने मूल अवस्था में नहीं प्राप्त है। इंडिका जो पुस्तक लिखा गया था, उसके पुस्तक को किसी ने पढ़ा रहा होगा। जिसने पढ़ा था उसने लिख दिया इंडिका में ऐसे ऐसे लिखा है। इंडिका हमारे पास मूल अवस्था में नहीं प्राप्त। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ अपने मन से, जो किताब में लिखा गया, ऑथेंटिक किताब में, जिसे आयोग यूपीएससी मानता है, अदर स्टेट पीसीएस वाले भी मानते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, मैं उस किताब की बात कर रहा हूँ। कई ऐसी किताबें हैं। राम शरण शर्मा का किताब देख लीजिए, केसी श्रीवास्तव की किताब देख लीजिए, मोटी में किताब आती है, या एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे। जब क्रमबद्ध पढ़ेंगे तभी नहीं आपको क्लियर ज्ञान होगा। नहीं तो हमारा का मालूम है कि आपको जानता कि नहीं जानता है। वीडियो को इसी पे हमारा का समाप्त करता है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।